आज एक पूरा एकेडमिक संभालना और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे ख्याल से 4-5 हजार बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं। जी। तो इतने बच्चों को संभालना और उनको करियर की राह दिखाना, और खाली बच्चों को ही नहीं, प्रोफेसर्स के लिए भी नई चीज रखना, तो उसके लिए आप बहुत तैयारी करते रहते होंगे। और अवार्ड तो ऐसा है कि जब आप किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम करते हैं, आपका एक रिकॉग्निशन होता है, आपके काम की सराहना होती है, तो कुछ संस्थाएं उसमें आई। बहुत अच्छी चीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी शुरू हुई है, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी, कि बच्चा सिर्फ एक ही चीज पर महारत हासिल ना करे। नमस्कार दोस्तों, वी सर के पॉडकास्ट सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हर हफ्ते एक नई शख्सियत को लेकर के आ रहे हैं आपके लिए वी सर पॉडकास्ट में, जिसमें इंडस्ट्री 4.0 एकेडमिया के वो लोग जो आने वाले समय में ये जो जनरेशन Z और मिलेनियल जनरेशन है, इनको सेट कर रही है उनके करियर्स में। तो आज ऐसी ही शख्सियत को हम लेके आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल जी। नमस्कार मैडम। मैडम का यदि मैं परिचय पढ़ना शुरू करूंगा जो मेरे हाथ में है दोस्तों, तो शायद ये पूरा पॉडकास्ट उसमें निकल जाएगा, लेकिन 6 मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैम ने एक कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बाद एमफिल तक एजुकेशन ली, पीएचडी करी, बहुत सारे रिसर्च पब्लिशिंग करे, हमेशा एकेडमिया और इंडस्ट्री के चीजों में इंटरेस्टेड रहती हैं। जो भी बड़े शोबिज होते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर लोगों को मिलना होता है, उसमें शामिल होती हैं। और मेरा एक बहुत पर्सनल एसोसिएशन है मैडम से कि करीब 15 साल से मैं जुड़ा हूँ। मैंने भले ही संस्था बदली होंगी, लेकिन मैडम का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। तो अलका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में मैं पहला आपसे पूछूंगा कि आपकी करियर जर्नी कैसी रही और आपने एजुकेशन के विषय को क्यों चुना? अभी आपने बताया कि मैं एकेडमिक्स से बहुत जुड़ी रही हूँ, और मेरा एक पैशन शुरू से ही रहा। जब मैंने कॉमर्स से पढ़ाई शुरू करी तो शुरू में मैंने सोचा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाऊँ, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, फिर जब एमफिल में करने लगी, तब उस समय जो था वो मेरा एक फील्ड और इंटरेस्ट जो था वो चेंज हो गया, और मैं एकेडमिक्स की तरफ बढ़ गई। और एमफिल के बाद मैंने पीएचडी किया। पीएचडी के बाद फिर टीचिंग में जब मैंने कदम रखा, तो फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मैम, टीचिंग से सफर तय करके आज आप एक बड़े प्रेस्टिजियस मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर। तो टीचर बने रहना और आज एक पूरा एकेडमिक संभालना और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे ख्याल से 4-5 हजार बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं। जी। तो इतने बच्चों को संभालना और उनको करियर की राह दिखाना, और खाली बच्चों को ही नहीं, प्रोफेसर्स के लिए भी नई चीज रखना, तो उसके लिए आप बहुत तैयारी करते रहते होंगे। देखिए, ये कोई इंडिविजुअल तैयारी की बात नहीं है, ये टीम वर्क है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो एज अ लीडर हमें लीड करना होता है, बहुत सारी चीजें पॉलिसीज बनाकर देनी। देखिए, ये कोई इंडिविजुअल तैयारी की बात नहीं है, ये टीम वर्क है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो एज अ लीडर हमें लीड करना होता है, बहुत सारी चीजें पॉलिसीज बनाकर देनी होती हैं, बहुत सारे काम, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने का जो मेन काम होता है वो पूरी टीम का होता है। तो ये एक टीम वर्क है, और सबके सहयोग से, सबके सजेशन से, सबके साथ मिलकर हम इस सफर को बहुत अच्छे तरीके से तय कर पाते हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आप, जैसे मैं कई बार आता हूँ, देखता हूँ, हमेशा प्रोफेसर से घिरे रहते हैं। वो लोग शायद आपको पीपल व्यूअर चॉइस जैसा होता है, जैसे मैंने आपका इसमें एक अवार्ड भी पढ़ा है कि आपको एक शिक्षा रत्न अवार्ड भी मिला है। तो ये इन लोगों का स्नेह है, बच्चों का प्यार है, या परिवार से भी उतना सपोर्ट आपको मिलता है? देखिए, बिना परिवार के सपोर्ट के तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको पूरा करने के लिए जब तक बच्चों का और हस्बैंड का सहयोग ना मिले, तब तक ये नहीं हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपकी पूरी टीम, जिसमें कि आपके स्टूडेंट्स भी होते हैं, आपके प्रोफेसर्स भी होते हैं, उन सबका भी सहयोग अगर आपको मिलता रहता है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ करना बहुत आसान हो जाता है। और अवार्ड तो ऐसा है कि जब आप किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम करते हैं, आपका एक रिकॉग्निशन होता है,
आपके काम की सराहना होती है, तो कुछ संस्थाएं उसमें आगे बढ़कर आपको सम्मान दे देती हैं। मैम एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो रही है और आजकल नैक और निर्फ का बहुत वो चल रहा है प्रचलन, आपका इंस्टीट्यूट भी इस भागदौड़ में लगा है, मैं जानता हूँ, मैं भी उसमें एक कदम निभा रहा हूँ। तो कैसे आप ये देख रहे हैं कि अपने इंस्टीट्यूट को अच्छी रेटिंग मिले, बच्चों का करियर बने और साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, प्रोफेसर, फैकल्टी बॉडी, उनका भी निरंतर अपग्रेडेशन होता रहे? जी, आजकल ये बहुत जरूरी हो गया है, कोई भी संस्था हो उसे नैक होना बहुत जरूरी है और उस तरफ हम भी बढ़ रहे हैं आगे। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक्सपर्टीज की ओर, स्पेशलाइजेशन की ओर ले जाती हैं और उस पर जब आप काम करते हैं तो आपके काम की सराहना होती है, आपके काम को एक रिकॉग्निशन मिलता है। तो वो ही ये है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अगर आप अच्छे ग्रेड से नैक ले आते हैं और उसके लिए जो तैयारी करनी पड़ती है, वो तैयारी स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स और यहाँ तक कि मैनेजमेंट को भी उसमें इन्वॉल्व होकर पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और उसके लिए अच्छी रेटिंग लाने के लिए आपको एकेडमिक्स को भी मजबूत करना होता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी मजबूत करना होता है। तो यहीं से मैं मैडम पूछना चाहूंगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपके कॉलेज में बहुत होती है, साथ में वैल्यू एडिड कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एडवांस एक्सेल हो, जैसा जैसा जिनका सब्जेक्ट है और उनके करियर प्रोग्रेशन है, तो इसमें आपको मैनेजमेंट का सहयोग मिल जाता है, प्रोफेसर्स को कोई तकलीफ तो नहीं होती है, और यह वैल्यू बच्चों को ज्यादा आप चिंता करते हैं? सबके सहयोग से ही काम होता है, मैनेजमेंट के सहयोग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वैल्यू एडेड कोर्सेज हम अपने यहाँ चला रहे हैं, बच्चों को कुछ एडिशनल एक क्वालिफिकेशन उन्हें मिल जाए, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इस तरीके के हम अपने यहाँ रन कर रहे हैं। तो उसमें सबके सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं और वैल्यू एडेड कोर्सेज की अपनी, जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री 4.0, तो उसमें ये सब चीजें आजकल मुझे लगता है बहुत जरूरी हो रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग है या आपके क्लाउड कंप्यूटिंग है, इन सब का रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे खाली थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आज कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या मैडम इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट हो, खाली उनके पास डिग्री ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी शुरू हुई है, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है और साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी, कि बच्चा सिर्फ एक ही चीज पर महारत हासिल ना करे, उसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, बहुत सारे फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट, बच्चा जो है कोई ना कोई ऐसा एक हुनर हाथ में लेकर बाहर निकले, जिससे कि कहीं अगर उसको जॉब ना मिले तो वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप या इसके थ्रू, अपने स्किल के थ्रू भी अपनी अर्निंग कर सके। तो ये तो बहुत अच्छा मैडम आपके कॉलेज का प्लान है। मैं आपके रूम में जब भी देखता हूँ मैडम, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, और ये इन सब में जाने का आप समय कैसे निकालते हो? देखिए, ये तो मैंने जो अपनी क्वालिफिकेशन की है, वो मेरा जो स्पेशलाइज फील्ड रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहा है। तो अगर मैं ही ये सब मैनेज नहीं कर पाऊंगी तो बाकियों से तो हम क्या उम्मीद करेंगे? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, ये तो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे यहाँ जाना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना मुझे अच्छा लगता है। मैं पोइट्री करती हूँ, तो कई जगह मुझे कभी सम्मेलनों में जाना पड़ता है। और कोई 4 लाइन आपको याद आ रही हो तो मैं हमारे दर्शकों के लिए ऐसा कुछ खास अभी मुझे याद नहीं है। तो मेरी 3 किताबें भी कविताओं पर आ चुकी हैं और साथ ही एकेडमिक्स की भी मैं 4 किताबें लिख चुकी हूँ और बहुत सारे पेपर मेरे पब्लिश हो चुके हैं। तो कभी सम्मेलनों में जाती हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी एक ट्रस्ट भी रन करती हूँ। हाँ मैम, इसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इस कॉलेज में जैसे लोगों को मैं देखता हूँ सुबह से रात तक उनके पास काम होता है, 4-5 हजार बच्चों की जिम्मेदारी, पारिवारिक और इतने प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के अलावा ये इनिशिएटिव आपने कब सोचा और क्या उसमें कर रहे हैं, और हम क्या सहयोग कर सकते हैं, या हमारे देखने वाले जितने भी लोग हैं आज, ये सब CIOs हैं या IT हेड्स हैं या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स हैं,
वो भी आपको इसमें कहीं मदद कर सके तो आप अपील कर सकती हैं। जी, एक्चुअली 2014 में बहुत पहले, इससे भी बहुत पहले से मेरे मन में था कि हम सब कुछ समाज से लेते रहते हैं, कुछ हमें समाज को देना भी चाहिए। तो इसी उसमें मैंने कुछ सोशल वर्क करने का मेरे मन में विचार आया। तो मैंने 2014 में अपनी एक ट्रस्ट बनाई और उस ट्रस्ट में मैं छोटे-छोटे से प्रोग्राम्स करती रहती थी, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती थी, कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराती थी, कहीं अनाथ आश्रमों में, कहीं कोढ़ी आश्रमों में जाकर जितना भी मुझसे बन पड़ता था अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में मैं वो सब काम किया करती थी। 2017 में फिर मैंने 2 सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, एक कंप्यूटर्स का और एक सिलाई का। और मैंने 2 रूम्स में कंप्यूटर और सिलाई मशीनें लगाई, एक ट्रेनर वहां पर लगाया। खाली गर्ल्स हैं उसमें? ओनली फॉर गर्ल्स। ओनली फॉर गर्ल्स। हाँ। कहाँ से आते हैं ये बच्चे, कौन से समाज के हैं? ये बच्चे समाज तो सभी हैं इसमें मिले हुए, लेकिन ये बच्चे बहुत ही गरीब तबके के बच्चे हैं। सरकारी स्कूलों में ये पढ़ते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकारी स्कूल जो नगर निगम के स्कूल हैं उसमें 12वीं तक बच्चा पढ़ लेता है। अभी हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, लेकिन उन स्कूल्स में कंप्यूटर की कोई क्लास नहीं होती है, कंप्यूटर की कोई ट्रेनिंग बच्चों को नहीं दी जाती है, कंप्यूटर जैसा कोई सब्जेक्ट ही उनके यहाँ नहीं है। और बिना कंप्यूटर के इंडस्ट्री 4.0 और आने वाले डिजिटल जमाने में तो वो दौड़ ही नहीं पाएंगे। और जब 12th तक बच्चा उसको नहीं सीखता है तो उसके बाद भी उसको बहुत मुश्किल होती है कोप अप करने में। अगर उसके बाद वो कहीं पर एडिशनल कोर्सेज करने जाए तो क्योंकि बेस नहीं होता उसका। तो ये सारी चीजें जब मैंने स्टडी करी, मैंने देखा, तो मैंने कुछ सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों के लिए ये सुविधा मुहैया कराई और मैंने कंप्यूटर और सिलाई 2 सेंटर्स बनाकर बच्चों को वहाँ, तो मेरे पास 6th 7th से लेकर और 12th तक का बच्चा आता है जो बहुत गरीब है। लगभग कितने बच्चों को सेवा दे रहे हैं? मैं अब तक 5000 बच्चों को सिखा चुकी हूँ। 5000 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट सिखाना ये कोई मामूली बात नहीं है। अरिहंत चैरिटेबल ट्रस्ट है। अरिहंत एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, और इसमें बच्चे जो हैं ये सिलाई और कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हैं और बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने सिलाई सीखकर बहुत अच्छे वो जो आपके एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं उनमें जॉब भी उनकी मैंने लगवाई है। और साथ ही साथ वो अपना भी घर पे भी काम कर रही हैं, अपनी अर्निंग कर रही हैं, क्योंकि वो इतनी गरीब बच्चियां हैं कि सरकारी स्कूल में, नगर निगम के स्कूल में 200-300 रुपए मेरे ख्याल साल की फीस होगी, वो भी उनको लिए देना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए कहाँ से प्रबंध होता है मैम? आप पर्सनल कैपेसिटी में तो एक लेवल ही कर पाएंगे, क्या समाज से आपको इसमें मिल रहा है मौका? इंडस्ट्री हाउसेस जो आज हमारे देख रहे हैं, उनको यदि इसमें जुड़ना है तो उनके लिए क्या अपील है आपकी? मैंने बहुतों से कांटेक्ट किया था, मैं चाहती थी कि कहीं से मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे चला सकती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट से कंप्यूटर्स लगा दिए और सिलाई मशीनें लगा दी। उसके बाद जो पर मंथ जो ट्रेनर्स हैं उनकी सैलरी जाती है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि एक कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहाँ राह अपने आप निकलती है, तो इच्छा थी ऐसा करने की। तो 2017 से मैं इसको बिना रुके करे चली जा रही हूँ। कुछ लोगों का बीच बीच में मुझे पर्सनल कैपेसिटी में सहयोग मिल जाता है, जो आकर देखता है, उनको लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा वो मुझे कभी कोई सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन हाँ, एक बंधा बंधाया सपोर्ट किसी से मुझे CSR के अगेंस्ट या किसी सरकारी स्कीम के तहत कहीं से मेरा अभी कोई ऐसा लिंक नहीं बैठ पाया। हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, यदि आप संपर्क करना चाहें मैम से, तो हम आपको वो पूरे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मैम, इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से लाते हो आप ये सब करने के लिए? ये बस जो सराउंडिंग्स हैं उन्हीं से मिलता है। इतने बच्चों के बीच में हम रहते हैं, पूरे दिन जब 3-4-5 हजार बच्चों के बीच में रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज देखते हैं, उनको खुश होते देखते हैं, उनको खेलते कूदते देखते हैं, उनको पढ़ते लिखते देखते हैं, तो यही एक मोटिवेशन होता है कि यही हमारा देश का भविष्य है और इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उनके चेहरे की खुशी जो है वो हमें सब कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है। मैम, जैसे हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज है इंडस्ट्री 4.0 पर है, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके कॉलेज में और ऐसे क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं
जिससे कि ये बच्चे स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकें, अपने आप कुछ कर सकें। जॉब प्लेसमेंट का तो जरूर से आप काम करते ही होंगे, और ये लोग बच्चों के लिए क्या चाहिए ऐसा जो हम भी कुछ अपनी रिसर्च के माध्यम से आपको दे सकें। यहाँ पर हम लोग अपने संस्थान में, जैसा भी आपको बताया था कि वैल्यू एडेड कोर्सेज के थ्रू हम उन्हें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज तो करा ही रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के भी बहुत सारे कोर्सेज हम अपने यहाँ कराते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर बनाकर हमने बच्चों को कुछ इनोवेटिव क्रिएटिविटी आइडियाज़ की तरफ भी हमने उनको बढ़ाया है। एक गांधी सेंटर भी हमने अपने यहाँ बनाया, जिसमें कि बच्चे कुछ रिसर्च करते हैं गांधी जी के ऊपर, नई नई तकनीकें जो आजकल नई गांधी जी की तालीम के तौर पर आजकल चल रही है, उसके ऊपर भी बच्चे काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के भी हम यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स कराते रहते हैं, और कंप्यूटर्स के साइबर सिक्योरिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम इनिशिएट करते हैं अपने यहाँ कि बच्चे अगर वो कोर्स में नहीं भी है, उनका वो पार्ट नहीं भी है, तब भी उनको ये चीजें तो क्या इसके लिए बच्चों को अलग से कुछ फीस देनी पड़ती है, या ये कॉलेज के फंड से ही आप मैनेज करते हैं? ये कॉलेज के फंड से, ये वैल्यू एडेड कोर्सेज जो है ये कॉलेज अपनी तरफ से बच्चों को प्रोवाइड करता है, कोई चार्जेस हम उसमें बच्चों तो से इसमें बच्चों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, उसका फैसिलिटी का फायदा उठाना चाहिए। मैं अंत में एक सवाल पूछूंगा आपसे कि आगे क्या, आगे आप क्या देखते हैं? आगे एक सुनहरा भविष्य देखते हैं बच्चों का भी और अपने देश का भी। हम एक बहुत अच्छी इकोनॉमी के तरफ बढ़ रहे हैं, वो हमारा एक डेवलपमेंट होगा, और उम्मीद है कि 2047 तक पहुंचते पहुंचते हम विकसित भारत भी कहलाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके लिए हम भी तैयार हैं, और हम अपने बच्चों को भी इन चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं कि एक देश का उज्जवल भविष्य हो, बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, तो जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल। आपका एक आर्टिकल भी मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, गाजियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सानिध्य में निकला है, जिसके ऊपर एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में आपने लिखा है। तो ये सब विषयों पे मैडम आप शोध करते रहें, और हमें जब भी मौका मिलेगा आपके साथ जरूर इसमें बताएंगे, और कोई एक पैनल डिस्कशन हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, उसमें आपके सेवाएं लेंगे। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब, आपने मुझे मौका दिया और इस काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात डॉक्टर अलका अग्रवाल, डायरेक्टर मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ। कैसे वो दिन रात परिश्रम करके अपने इंस्टीट्यूट नहीं, उन बच्चों के भविष्य और साथ में एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चला रहे हैं। तो जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता, मेरे ख्याल से एक बार डॉक्टर अलका से मिलें और अपने टाइम मैनेजमेंट को करेक्ट करें। मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में और एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए वी सर्व पॉडकास्ट।